बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंफ्रैक्शन को। ठीक है जी। इंफ्रैक्शन के बारे में आप मोस्टली सुनते ही रहते हैं और आम तौर पे जो हमारे माइंड में इंफ्रैक्शन के हवाले से जो क्वेश्चन आता है तो वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक वाला आता है। इसके अलावा बेटा इंफ्रैक्शन की और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं तो उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। इंफ्रैक्शन कुछ भी नहीं है। इंफ्रैक्शन से मुराद ये होता है, आमतौर पे आप इस तरह से इसको ले लें कि जब कोई आर्टरी ये जो है जो ब्लड वेसल जो है या वेन भी इसमें हो सकती है, उसमें अगर कोई क्लॉट आ जाएगा, ब्लड क्लॉट आ जाएगा या किसी वजह से उसमें जो ब्लड फ्लो है वो ऑक्लूजन हो जाएगी, इंटरप्शन हो जाएगी उसकी, मतलब कि डिस्टर्बेंस हो जाएगी ब्लड फ्लो के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो एरिया जिसको वो ब्लड सप्लाई कर रही है या जिससे वो ब्लड को ड्रेन कर रही है, तो उस एरिया में जो है वो क्या होगा कि जो ब्लड उसकी सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो भी जो है जाना बंद हो जाएगी। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा कि इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्रोसिस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी ब्लॉकेज है और कितने टाइम के लिए है ब्लॉकेज। अगर तो इजीली रिकवर हो जाती है शुरू में तो वो जो एरिया है या वो टिश्यू जो है या ऑर्गन का वो पार्ट वो दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अगर इंफ्रैक्शन ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती है तो ज़ाहिर बात है बेटा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो टिश्यू है वो वहाँ से डेथ की जानब जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं इंफ्रैक्शन को। आज हम 29th लेक्चर है आपका इंफ्रैक्शन। इंफ्रैक्शन क्या है? इंफ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपसे पहले बेटा अर्ज किया है कि इंफ्रैक्शन इज़ टिश्यू डेथ नेक्रोसिस ड्यू टू द इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया। जिस एरिया में जो अफेक्टेड एरिया है उसमें अगर ब्लड सप्लाई नॉर्मल से कम होगी, इनएडुकेट किसको कहते हैं कि कमी होना, किस में कमी होगी? ब्लड सप्लाई में कमी हो जाएगी, ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि टिश्यूज़ की जो है वो डेथ हो जाएगी। डेथ किसके ज़रिए होगी बेटा? इस्कीमिया होगा पहले, जारी बात है, फिर नेक्रोसिस होगी। तो इट्स टिश्यू डेथ या नेक्रोसिस ड्यू टू इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया। ठीक हो गया। या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इंफ्रैक्ट जो है इज़ एन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस काज्ड बाय ओक्लूजन्स ऑफ आइदर आर्टीरियल सप्लाई या फिर वेनस ड्रेनेज। देखिए बेटा आप सबको पता है कि किसी भी एरिया को जो है जो ऑक्सीजनेटेड खून है वो कौन सी ब्लड वेसल प्रोवाइड करती है? वो बेटा आर्टरी प्रोवाइड करती है। फिर आर्टरी आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आर्ट्रियोल्स जो है वो मज़ीद सब डिवाइड करते हैं तो फिर वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर कैपिलरीज जो है वो आपस में मिल के वो क्या बना देंगे? थोड़ी जो है वो वेन्यूल्स बना देंगे और वेन्यूल्स जो है वो दोबारा आपस में कंबाइन होकर वेन्स बना देंगे। तो इस तरह से जो ब्लड सप्लाई यहाँ से जा रही थी आर्टरीज के थ्रू और फिर कैपिलरीज के लेवल पे जाकर उसने हर सेल के साथ कांटेक्ट किया और फिर दोबारा वो उसको इकट्ठा करके दोबारा फिर वो वेन्स के अंदर कन्वर्ट हुई। तो आर्टरीज क्या करेंगी? ब्लड सप्लाई करेंगी, जबकि जो वेन्स हैं वो क्या करेंगी? वो ड्रेनेज का काम करेंगी। बेटा ड्रेनेज किसको कहते हैं? ड्रेन कहते हैं कि वापस लेकर आने को, ठीक है ना। जैसे कि कोई चीज़ है लाइक लिक्विड है तो उसकी जो वापसी जो है या उसका सफाई करना वहाँ से, ठीक है ना। जैसे आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये सीवेज सिस्टम वगैरह, ठीक है ना। ये क्या करता है कि आपके जो घर हैं वहाँ से जो है वो पानी को ड्रेन करता है, ठीक है ना। तो इंफ्रैक्शन के बारे में आई सो होप कि आप लोगों को अच्छी सी समझ आ गई है। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? इंफ्रैक्शन कुछ भी नहीं है। इंफ्रैक्शन सिर्फ सेल्स की डेथ है। किस वजह से है? नेक्रोसिस की वजह से। अब नेक्रोसिस क्यों होगी? इस्कीमिया की वजह से होगी, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड ऑक्सीजन। तो ब्लड सप्लाई इंटरप्शन हो जाएगी अगर किसी एरिया में, या उसमें आर्टीरियल ब्लड सप्लाई भी इंटरप्शन हो सकती है, या फिर वेनस जो ड्रेनेज है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर जो है उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। और ब्लड सप्लाई चूँकि नहीं होगी तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टिश्यूज़ जो है नेक्रोसिस की तरह, इस्कीमिया हो जाएगा पहले, फिर इस्कीमिया के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्रोसिस और सेल डेथ की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया। ये थी बेटा आपकी नेक्रोसिस। अब थोड़ा सा सर्वे है, इसकी थोड़ी सी टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि रफली 40% ऑफ ऑल द डेथ्स in the United States are caused by the cardiovascular disease.
टोटल जितने लोग यूनाइटेड स्टेट्स में मर रहे हैं उनमें से 40% लोग ऐसे हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब कि या दिल या फिर दिल की नालियाँ, खून की नालियाँ, इनकी जो डिजीज़ है, बीमारियाँ हैं, उनमें मुब्तला होकर 40% लोग मरते हैं। बाकी जो 60% है वो किसी और वजह से मरेंगे। और मोस्ट कॉमन वो कह रहा है कि इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है और इसमें बेटा क्या आ जाएगा, मायोकार्डियल या फिर सेरिब्रल इन्फेक्शन हो जाएगी, या उनको दिल के अंदर जो है इन्फेक्शन होगी या फिर सेरिब्रल के अंदर, ठीक है ना, मतलब ब्रेन के अंदर। ठीक हो गया। तो ये वो कह रहा है कि इनकी वजूहात हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, सेरिब्रल इन्फेक्शन, इसके अलावा बेटा और भी हैं इन्फेक्शन की टाइप्स। इसमें देखें पल्मोनरी इन्फेक्शन, वो कह रहा है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन इज़ आल्सो अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि आपके जो लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाएगी। उसके अलावा और पल्मोनरी इन्फेक्शन के बाद देखिए बाउल इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही कम, वो कह रहे हैं कि आम तौर पे जो है फैटल होती है, मतलब कि बाउल इन्फेक्शन अगर हो जाएगी तो फिर जो है वो डेथ हो सकती है इसमें। इसके अलावा देखें इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, देखें एक्सट्रीमिटीज़ में जिस तरह से गैंग्रीन है जो कि सीरियस प्रॉब्लम है डायबिटिक पॉपुलेशन का, तो गैंग्रीन हमने बेटा पहले पढ़ा हुआ है। तो गैंग्रीन में भी जो है वो टिश्यू की को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो जारी बात है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पहले इस्कीमिया की तरफ जाएंगे और फिर जो है वो डेथ की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें जैसे कि हमने पहले से बेटा अर्ज किया है कि जो इन्फेक्शन है वो दो तरह से हो सकती है। या तो ऐसे होगा कि जो ब्लड सप्लाई टिश्यूज़ की तरफ जा रही है, ठीक है ना, आर्टरीज क्या करती हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं टिश्यूज़ की तरफ, या तो आर्टरीज के अंदर कोई ओक्लूजन आ जाएगी या ब्लॉकेज आ जाएगी, या फिर बेटा क्या होगा कि जो वेन्स हैं उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो हम फिर किसको डिस्कस करेंगे, पहले हम करेंगे आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस या आर्टीरियल एम्बोलिज्म अंडरलाइज द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, मतलब कि हम अब डिस्कस करें कि अगर आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है तो किस तरह से जो है वो इन्फेक्शन की तरफ लेके जाएगा। इसमें देखिए लेस कॉमन काज में वो कह रहा है कि लोकल वेजोस्पेज्म, लोकल वेजोस्पेज्म जो है उसमें वो कह रहा है कि बहुत ही लोकल है, बहुत ही कम वजह है। उसके बाद है हेमरिज है इनटू द एथेरोमेटस प्लैक, ठीक है ना, एथेरोमेटस प्लैक के अंदर अगर हेमरिज हो जाता है, या फिर एक्सट्रिंसिक वेसल कंप्रेशन है, तो ये कुछ वजूहात हैं आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस की। इसके अलावा और भी वजूहात हैं जिसमें अनकॉमन काजेज में जो है वो टॉर्जन ऑफ वेसल है, ट्रॉमेटिक वेस्कुलर रप्चर है, या वेस्कुलर कंप्रोमाइज या वेस्कुलर कंप्रोमाइज है एडिमा के जरिए। ठीक हो गया। मतलब कि अनकॉमन काजेज में क्या है, टॉर्जन ऑफ द वेसल, मतलब कि ब्लड वेसल का मतलब कि फट जाना या उसमें से इंजर हो जाना। ट्रॉमेटिक वेस्कुलर रप्चर है, किसी ट्रॉमा के ज़रिए मतलब कि अगर आपकी नाली जो है वो फट गई है, या फिर वेस्कुलर जो है परमिएबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, किसकी वजह से, एडिमा की वजह से। एडिमा में बेटा क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उनमें जो है वो वाटर तो नहीं हम इसको कह सकते, फ्लूइड कहेंगे हम इसको, फ्लूइड जो है वो जमा हो जाएगा। अब चूँकि जो ब्लड वेसल्स हैं लाइक कैपिलरीज जो हैं वो सेल्स के इर्द गिर्द जो स्पेस है उसमें जो है वो पेनिट्रेट करती हैं और वहाँ से ब्लड जो है वो प्रोवाइड करेंगी उन सेल्स को। तो अब सेल्स के दरमियान में जो जगह है वहाँ पे हैं जो है वो कैपिलरीज पेनिट्रेट करें, तो अगर एडिमा हो जाएगा वहाँ पर, अगर मतलब कि फ्लूइड जो है वो आना शुरू हो जाएगा, तो जो सेल्स के दरमियान में स्पेस है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वहाँ पर पानी के या फ्लूइड के ज़्यादा भरने से जो आपकी कैपिलरीज हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, ठीक है ना। उसको फिर हम कहेंगे वेस्कुलर कंप्रेशन बाय एडिमा या कॉम्प्रोमाइज बाय एडिमा। इसके बाद देखें इन्फेक्ट काज्ड बाय द वेनस थ्रोम्बोसिस। अब आर्टीरियल के बाद हम देखेंगे कि वेनस थ्रोम्बोसिस के जो कि दूसरी बड़ी वजह है इन्फेक्शन की। इसमें क्या होगा कि वेनस थ्रोम्बोसिस होगा, मतलब कि अगर आपकी वेन के अंदर ही कोई ओक्लूजन हो गई है, लाइक अगर उसमें कोई थ्रोम्बोसिस बन गया है, मतलब कि ब्लड क्लॉट अगर हो गया है वहाँ पे आपकी वेन के अंदर, तो वो कह रहा है कि आर दिस मोर लाइकली इन द ऑर्गन्स विद अ सिंगल एफिरेंट वेन। अब ये बात बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि वो एरियाज या वो ऑर्गन्स जिनमें सिंगल एफिरेंट वेन है।
सिंगल इफेरेंट वेन किसको कहते हैं बेटा? इफेरेंट और एफेरेंट का समझे बेटा, AFFERENT, एक होता है एफेरेंट, एक होता है इफेरेंट। तो AFFERENT जिसमें होगा, इसका मतलब है कि वो आर्टरी या जो ब्लड वेसल किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है, आ रही है समझ? किसी ऑर्गन को अगर ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी या ब्लड वेसल है जो खून उस ऑर्गन की तरफ लेकर जाएगी, उसको हम कहते हैं अफेरेंट। ए से अफेरेंट वो हो जाए। जो वहां से ब्लड को वापस लेके आएगी वेन, उसको हम क्या कहते हैं? इफेरेंट, ई से। क्लियर हुआ? इसी तरह से बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑर्गन्स हैं जिनमें सिंगल जो है वो ब्लड सप्लाई होती है इफेरेंट वाली, लाइक आपकी जो है टेस्टिस हैं या आपके जो किडनीज हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा ओवरी है। तो इस तरह के जो आपके ऑर्गन्स हैं उनमें एक ब्लड वेसल्स खून लेकर जाएंगी जिसको हम ए से अफेरेंट कहेंगे, और दूसरी जो है वो ब्लड वेसल्स जिसमें वेन्स हैं वो वहाँ से खून को वापस लेके आएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? इफेरेंट, ई से। तो अगर ये होता है कि अब चूंकि उनमें वन एंड ओनली जो वेन है वो वहाँ से फ्लूइड्स को ड्रेन कर रही है या ब्लड को ड्रेन कर रही है, तो अगर वन एंड ओनली वही वेन है और उसी वेन के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो डेफिनेटली क्या होगा कि चूंकि साइड्स पे जो है वो और ब्लड वेसल्स इतनी करीब नहीं है, तो वहाँ पे जो वेनस जो ड्रेनेज है उसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि बेटा जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाएगी उस ऑर्गन की तरफ और उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इस्कीमिया और नेक्रोसिस जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं उसकी जान चला जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद बेटा आ जाती है जी मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में देखें जो इन्फेक्शन है इसकी मार्फोलॉजी देखें। इन्फेक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कलर एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द इन्फेक्शन। वगैरह के इन्फेक्शंस को हमने उसके कलर की बुनियाद के ऊपर और जो है इन्फेक्शन के मौजूद होने या ना मौजूद होने की वजह से डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। दे आर आइदर रेड, अब इस पर देखें जो टाइप्स उसमें नजर आएंगे इन्फेक्शन की, वो कौन कौन सी हो सकती हैं उसकी जानब हम देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले या तो इन्फेक्शन का कलर जो है वो रेड होना शुरू हो जाएगा जिसको हम हेमरेजिक इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर वाइट होना शुरू हो जाएगा जिसको हम एनीमिक इन्फेक्शन भी बोलेंगे, और या फिर सेप्टिक या फिर ब्लैंड, ठीक है ना, सेप्टिक या फिर ब्लैंड इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसमें सबसे जो पहली टाइप है जिसमें रेड इन्फेक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखें रेड इन्फेक्शन कब होती है? रेड इन्फेक्शन उस वक्त होगी कि जब वेनस एक्लूजन्स हो जाएंगी, ठीक है ना, टेस्टिकुलर टॉर्जन है, ठीक है ना, मतलब कि एग्जांपल में उसने दी है कि टेस्टिस की टॉर्जन हो जाएगी और इसमें जो वेन है उसके अंदर कोई क्लॉट फंस जाएगा तो टेस्टिस से जो वेनस ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये इसी एग्जांपल है। दूसरा क्या है? इन स्पॉन्जी या लूज स्पॉन्जी टिश्यूज में, जैसे कि लंग्स हैं, लूज स्पॉन्जी टिश्यूज है ना, स्पॉन्जी किसको कहते हैं? फोम की तरह, लंग्स आपके फोम की तरह होते हैं ना, तो इस तरह से इन लूज स्पॉन्जी टिश्यूज लाइक लंग वेयर द ब्लड कैन कलेक्ट इन द इन्फेक्टेड जोन। वगैरह के ऐसे ऑर्गन्स जैसे कि आपके लंग्स हैं जिनको हम स्पॉन्जी टिश्यूज कहते हैं, उनमें भी ये हो सकता है रेड इन्फेक्शन, क्योंकि उनमें जो कैन कलेक्ट इन द इन्फेक्टेड जोन, ठीक है ना, तो उनमें भी जो है ये बात हो सकती है, रेड हेमरेज हो सकती है। फिर देखिए इन टिश्यूज, उन टिश्यूज में विद ड्यूल सर्कुलेशन, वो टिश्यूज जिनमें जो सर्कुलेशन है वो ड्यूल है, ड्यूल कहते हैं डबल को, जैसा कि लंग्स हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें ड्यूल ब्लड सर्कुलेशन है, उनमें भी रेड इन्फेक्शन हो सकती है। और आखिर पे क्या है? इन टिश्यूज प्रीवियसली कंजेस्टेड, वो टिश्यूज जो कि पहले से कंजेस्टेड हैं बाय स्लगिश वेनस आउटफ्लो, स्लगिश वेनस आउटफ्लो से जो पहले से कंजेस्टेड होंगे, उन टिश्यूज के अंदर भी जो है हो सकती है रेड इन्फेक्शन। और आखिर पे देखें एक और भी वजह है, व्हेन फ्लो इज री एस्टेब्लिश्ड टू अ साइट ऑफ प्रीवियसली या प्रीवियस आर्टीरियल इंक्लूजन्स एंड नेक्रोसिस, कि जब ब्लड फ्लो दोबारा इस्टेब्लिश होगा, री इस्टेब्लिश से क्या मतलब है? दोबारा वापस अपनी जगह पर कायम होना या अब दोबारा वापस अपनी जगह के ऊपर आबाद होना, कि जब ब्लड फ्लो दोबारा इस्टेब्लिश होगा एक ऐसी जगह पर जो कि जिसमें पहले से आर्टीरियल
अक्लूजन हुई है या फिर नेक्रोसिस हुई है। ठीक हो गया। तो ये वजूहत हैं बेटा। होता क्या है रेड, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो रेड आपकी इन्फेक्शन है उसमें ये होगा कि आम तौर पे ये होता है कि फ़र्ज़ किया अगर 10 ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं किसी ऑर्गन को, तो फ़र्ज़ किया हम ये कहते हैं कि उस 10 में से जो 2 आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, 2 ब्लड वेसल्स क्या हो गई हैं, ब्लॉक हो गई। अब जारी बात है उस ऑर्गन को ब्लड भी उतना ही चाहिए और पीछे से ब्लड का फ्लो भी है, तो वो जो 2 आपकी ब्लड वेसल्स फ़र्ज़ किया ब्लॉक हुई हैं उनका भी ब्लड तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं जो आपकी ब्लड वेसल है उनमें से आना शुरू हो जाएगा। बात को ज़रा समझे। रेड इन्फेक्शन को होगा ये कि जो आपकी फ़र्ज़ किया किसी ऑर्गन को, चलो 10 नहीं हम 5 कर लेते हैं, कि 5 ब्लड वेसल्स उसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब उन 5 में से जो 2 ब्लड वेसल्स हैं उनमें से क्लॉट नहीं निकल रहा, क्लॉट फंस गया है, तो बाकी की जो 3 होंगी उनका काम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे होता क्या नहीं कि आपके साथ अगर कोई साथी आपका काम करवा रहा है, अगर वो नहीं है, छुट्टी पे है, तो आपका अपना काम भी होगा और उसका काम भी होगा। इसी तरह से जो रेड इन्फेक्शन है वो रेड हमें क्यों नज़र आती है? वो रेड इसलिए नज़र आती है कि वहाँ पर जो आर्टरीज या वेन्स जो ब्लॉक होंगी उनका काम साथ वाली आर्टरीज और वेन्स जो है वो करेंगे। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि ब्लड सप्लाई जो साथ वाली आपकी आर्टरीज या वेन्स है वहाँ से ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई वहाँ से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो ब्लॉक है उनके वाला ब्लड भी लेके जाना है, तो उनकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से वहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो एरिया आपको ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से रेडिश नजर आएगा। इसको हम कहते हैं रेड इन्फेक्शन। ओके हो गया। उसके बाद आ जाएगी वाइट इन्फ्रेक्स। देखिए वाइट इन्फ्रेक्स कब होती है? वाइट इन्फ्रेक्स अक्कर व्हेन आर्टीरियल इंक्लूजन्स, ठीक है ना, कि जब आर्टीरियल इंक्लूजन होगी किस में? सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर विद एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन। एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन ये है कि ऐसे सॉलिड ऑर्गन्स हैं जिनमें से जो ब्लड सप्लाई है उसके बाद वहां से निकल के किसी और जगह पर नहीं जाती। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन से क्या मुराद है? ऐसे ऑर्गन्स जो कि आखिरी हैं, जिसको टेल बोलते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? कि पहले अगर कोई ऑर्गन आया तो उसमें आपकी ब्लड सप्लाई जा भी रही थी, कुछ ब्लड सप्लाई उसको प्रोवाइड हो रही थी और कुछ उसमें से फिर आगे निकल के भी जा रही थी। लेकिन ये जो वाइट इन्फेक्शन है ये उन ऑर्गन्स में होगा जिनमें से ब्लड सप्लाई गुजरती नहीं है, मतलब कि वो आखिरी वही हिस्सा होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? इसको मैं सिंपली आपको बताऊं कि आप फर्ज किया मोटरवे के थ्रू कराची जा रहे हैं या लाहौर वाली साइड पे जा रहे हैं, चलो लाहौर वाली साइड पे ले जाते हैं आपको, तो मोटरवे अब मुख्तलिफ शहरों में से गुजरेगी, लेकिन आखिर पे जहाँ पे मोटरवे जाके ख़त्म हो जाएगी, जो शहर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? एंड आर्टीरियल। ठीक है ना, क्योंकि एंड जो है वो उसकी आ गई। इसी तरह से जो वाइट इन्फ्रेक्शन है वो उन ऑर्गन्स में होगी, ज़्यादातर सॉलिड ऑर्गन्स में ये होती है, उन ऑर्गन्स में होगी जिनमें आर्टीरियल ब्लड सप्लाई क्या होगी? एंड वाली होगी। ठीक है ना, जैसे कि हार्ट है, आपकी स्प्लीन है, उसके बाद क्या है? किडनी है। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें से ब्लड सप्लाई गुजरेगी नहीं, बल्कि ये आखिरी इन्हीं को ही जाएगी। उनमें वाइट इन्फेक्शन हो सकती है। कैसे होगी देखें जी। When tissue densities limit the seepage of the blood from the adjoining capillaries beds into the necrotic area, होगा क्या कि चूंकि एक तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सॉलिड है, इसमें क्या होगा कि बेटा जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, सेल्स के दरम्यान में जो स्पेस है, जारी बात है वहाँ पर ही कैपिलरीज हैं और वहाँ से ही ब्लड फ्लो या ब्लड जो है सप्लाई जो है वो देनी है उन सेल्स को। तो अब क्या होगा कि जब टिश्यू की डेंसिटी जो है वो कह रहा है कि जो है वो लिमिट कर जाएगी, और जो सीपेज है ब्लड का, जो कि कैपिलरी से जो सीपेज का मतलब होता है ऐसा ऐसा रिसना, ठीक है ना, जैसे पानी रिसता है कतरा कतरा करके, उसको कहते हैं सीपेज। तो इन ऑर्गन्स में ब्लड जो सीपेज है वो लिमिट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और ब्लड जो है उसकी जो सीपेज है वो कम हो जाएगी ब्लड की कैपिलरीज के अंदर, और इससे क्या होगा कि जो बेड है कैपिलरीज का वो नेक्रोटिक एरिया की तरफ चला जाएगा या नेक्रोसिस की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पर पहुँच गई है इंटरस्टिशियल स्पेस में, लेकिन वहाँ से सीपेज नहीं हो रही टुवर्ड्स द सेल्स एंड अवे फ्रॉम द सेल्स। इसी से भी क्या होगा, जारी बात है, बात वही आ गई कि जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्शन हो जाएगी। तो बेटा इसकी वजह से अब इसका कलर वाइट क्यों नजर आएगा, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ
क्योंकि इसमें ये होगा कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो रेड इंफ्रैक्शन थी उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रही थी साथ वाली ब्लड वेसल से, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगी, मतलब कि बहुत कम नज़र आएगी। तो चूंकि ब्लड सप्लाई बहुत कम नज़र आएगी और ब्लड वहाँ पे नहीं फ्लो करेगा, तो ब्लड का कलर कौन सा होता है बताएं ज़रा मुझे? रेड होता है ना। अब ब्लड वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो जब ब्लड मौजूद नहीं होगा तो उसका कलर कौन सा होगा? रेडिश तो एटलीस्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्लड वहाँ पर नहीं है, तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा बेटा? वाइट। तो इसी को फिर हम कहते हैं वाइट इन्फ्रैक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है इसकी, ठीक है ना। वाइट इन्फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो बहुत जो है वो कम हो जाएगा, और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से चूंकि ब्लड का जो कलर है वो रेड है, तो ब्लड नहीं है वहाँ पर, तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा? वाइट। ओके हो गया। When the base is a serosal surface, there may be an overlying fibrinous exudate resulting from an adequate या acute inflammatory response to the mediator released from the injury and necrosis। तो इसमें देखें बात आपको बेटा मैंने समझा दी। इन्फ्रैक्शन टेंड टू बी वेज शेप। अच्छा, ये वेज शेप वाली बड़ी अहम बात है जी। इन्फ्रैक्शन टेंड टू बी वेज शेप व्हेन with the occluded vessel at the apex, ठीक है ना, occluded vessels at the apex and the periphery of the organ forming the base। ये बात थोड़ी सी अहम है। देखें बेटा, वेज शेप किसको कहते हैं? वेज शेप कहेंगे तकूनी शेप को, ठीक है ना। इसमें होगा ये कि अब ज़रा मैं आपको कैसे समझाऊं। देखें ना, इसमें ये होगा कि बेटा फ़र्ज़ किया, मैं यहाँ पर एरो हेड से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ किया कि एक ब्लड सप्लाई है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, और यहाँ से जाकर जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी इस तरह से, मतलब कि इस तरह से एक तकूनी शेप को वो ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है ना। यहाँ से एक तकूनी शेप को वो क्या करेगी? ब्लड सप्लाई देगी। यहाँ से अब वो कैपिलरी आर्टरी जो है वो जा रही है, और वहाँ से उसमें ज़ाहिर बात है मज़ीद जो है अपना मतलब कि मज़ीद उसने आगे डिवाइड होना है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो एरिया है वो आपका बढ़ता रहेगा। सॉरी, इसमें मैं आपको ये थोड़ी सी शक्ल नहीं बना के दिखा इसका, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो वेज शेप वाला लफ्ज़, इसमें क्या होगा कि एक आर्टरी जा रही है, ये यहाँ पर समझाता हूँ। ये एक आर्टरी जा रही है, इसने यहाँ से आगे मज़ीद डिवाइड होकर जो है बहुत ज़्यादा कैपिलरीज बनानी है। और देखें कि आहिस्ता आहिस्ता एक आर्टरी ने आगे, चूँकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है, तो जो यहाँ से आर्टरीज है वो उसकी तकून की एक नुक्कर हो जाएगी, और यहाँ पर चूँकि वो बहुत ज़्यादा फैल गई है तो ये उसकी, इसको हम कह देंगे बेस। तो आप सपोज कर लें कि यहाँ एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। उस ट्रायंगल की जो ऊपर वाली तकून है वो आर्टरी है, और नीचे वाली जो है बेस है वो इसकी बेस कहलाएगी। तो होगा ये कि जो इन्फ्रैक्शन है वो शुरू कहाँ से होगा? ज़ाहिर बात है उसकी ऊपर वाली जो चोटी है वहाँ से शुरू होगा ना, क्योंकि उसी साइड से ही आर्टरी उसमें इंटर हो रही है। तो अगर आर्टरी में एक्लूजन आ जाएगी तकून वाली जगह पे, तो उसको हम कहेंगे कि इसमें मतलब कि जो एपिक्स है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है एक्लूडेड वेसल। लेकिन अगर नीचे बेस में आ जाएगी, पेरीफ्रीज में अगर होगी, जो आगे उस आर्टरी की जो डिवाइड होकर आगे कैपिलरीज बन रही है, अगर उनमें आ जाएगी तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये जो ब्लड एक्लूजन है ये किस में है? ये बेस में है। बात समझ आ गई कि नहीं? जब मैं दोबारा बताता हूँ कि वेज शेप से मुराद ये होता है कि कोई भी अगर आर्टरी है तो वो आर्टरी सिंगल होगी, उसके आगे फिर 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो इस तरह से अगर हम उसको देखेंगे तो कोई भी आर्टरी अगर किसी एरिया को ब्लड सप्लाई करी है तो वो पहले ऐसे सिंगल होगी, उसके बाद आगे फिर वो बहुत ज़्यादा एरिया को ब्लड सप्लाई करेगी, तो चौड़ा होता जाएगा वो आगे से। तो इसको वो कह रहे हैं कि ये वेज शेप है। वेज शेप मतलब कि अगर वो आर्टरी शुरू में ब्लड अगर जहाँ से जा रहा है उस एरिया को, उसमें अगर एक्लूजन है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एपिक्स के अंदर एक्लूजन है। अगर वापसी पे ड्रेनेज में कोई इशू है तो उसको फिर हम पेरीफ्री या बेस जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन बेस इज अ सेरोजल सरफेस देयर मे बी एन ओवरलाइंग फिब्रिनस एक्सुडेट। वो कह रहा है कि अगर वो जो बेस है इसकी वेज शेप बेस जो है, वेज शेप की अगर बेस है या उस कोन की अगर बेस है,
वो कह रहा है कि वो मे बी ओवरलाइंग फिब्रिनस एक्सुडेट, उसमें जो है वो फिब्रिनस एक्सुडेट हो सकता है, रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और इसकी वजह से क्या होगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, और किसकी तरफ आएगा जी, मेडिएटर्स की तरफ आएगा, और मेडिएटर्स क्या करेंगे, वो रिलीज कहाँ से होंगे, इंजर्ड या फिर नेक्रोटिक सेल्स के अंदर। ओके हो गया। तो वाइट इन्फेक्शन की भी आपको बेटा समझ आ गई। ये तस्वीर ज़रा देखें, इसमें ए वाली जो शक्ल है इसमें ये देखें रेड इन्फेक्शन है, और जो बी वाली शक्ल है इसमें ये देखें वाइट इन्फेक्शन आपको नजर आएगा, वाइट कलर, ये देखें ये वाइट कलर। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें अगर एक ब्लड वेसल जो है वो बंद हो गई है तो उसके साथ वाली ब्लड वेसल उसका भी खून लेके जाएंगी, अपना भी, तो ज़्यादा खून चुके उनके पास हो जाएगा, तो ज़्यादा खून होने की वजह से खून का रंग रेड है, तो वो एरिया आपको रेडिश नजर आएगा। जबकि वाइट नेक्रोसिस में क्या होगा कि इसमें जो ब्लड है उसकी सप्लाई में अक्लूजन्स आ रही हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो लिहाजा जब ब्लड वहाँ से फ्लो नहीं करेगा तो कम ब्लड वाला एरिया आपको जो है वो वाइटिश नजर आएगा। ठीक हो गया। सो फ्रेश infracts also poorly defined and slightly hemorrhagic few days after the margin tend to become more better defined by a narrow rim of the congestion attributes to the inflammation with time। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा, resulting from arterial inclusions in organs without a dual blood supply typically become the progressive paler and more sharply defined। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि extravasated red cells in the hemorrhagic infarcts are phagocytosis by the phagocytes which convert them या heme iron into the hemocyte। और इसके बाद क्या है जी, small amount does not या do not grossly impart any color। ठीक है ना, अगर छोटे से एरिया में नेक्रोसिस या हेमरेज हो जाएगा तो वो कह रहा है कि उसको रेड कलर जो है वो नहीं देगा। ठीक है ना, कलर एक्सटेंसिव हेमरेज, अगर हेमरेज बहुत ज़्यादा होगा वो एक बहुत ही मजबूत और ब्राउन हीमोसिड्रिन जो है हेमोसिड्रिन रिच रेजिड्यू आपको देगा। ठीक हो गया। अगर एक्स्ट्रावेजेटेड रेड ब्लड सेल्स की हेमरेज है, उससे रेड ब्लड सेल टूट रहे हैं और हीमोग्लोबिन उसमें से निकल रही है, हीमोग्लोबिन फिर जो है वो हेमोसिड्रिन बन रही है हीमोग्लोबिन से, वो कह रहा है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट है डू नॉट ग्रासली इम्पार्ट, अगर एरिया जो है उसमें बीमारी अगर बहुत ही पहले मतलब कि थोड़ी होगी, ठीक है ना, तो क्या होगा कि वो एरिया को कौन सा कलर दे देगा, वो बेटा एक ख़ास कलर जो है उसको दे देगा। फिर है जी एक इस्कीमिक कोआगुलेटिव नेक्रोसिस देखें, द डोमिनेंट हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ इन्फेक्शन इज इस्कीमिक कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है ना, इस्कीमिक कोआगुलेटिव नेक्रोसिस क्या है, द डोमिनेंट हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्कीमिक कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में देखें इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें हिस्टोलॉजिकल चेंज में भी एब्सेंट, कह रहे हैं कि हिस्टोलॉजिकल चेंज आपको नज़र नहीं आएगा 4 से 12 घंटों के साथ ही जो है ये 4 से 12 घंटे ले जाएगा फॉर द डेड टिश्यूज टू शो द माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस ऑफ द फ्रैंक नेक्रोसिस। तो 4 से 12 घंटे वो कहता है कि इसको लग जाएंगे, मतलब कि क्या दिखाते हुए स्लो माइक्रोस्कोपी एविडेंसेस हैं, इसलिए 4 से 12 घंटे इसको लग जाएंगे मरते मरते। एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट along the margins of the infract within a few hours and is usually be defined within the 1 to 2 hours। acute infection उस एरिया में कितनी few hours के अंदर होना शुरू हो जाएगी, जो कि 1 से 2 दिन में जो है वो वेल डिफाइंड हो जाएगी। instable or liable tissue parenchyma या parenchymal regression, ठीक है ना, parenchymal regression कैन अकर एट द पेरीफेरी, जो है वो पेरीफेरीज की जानब जो है वो हो सकते हैं, पेरीफेरल पेरेन्काइमल रिग्रेशन जो है वो पेरीफेरीज की जानब जो है वो कहता है कि हो सकता है। वेयर द अंडरलाइंग स्टोमल आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व, जहाँ पर नीचे पड़ा जाने वाला स्टोमल आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व है। द ब्रेन इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरलाइजेशन इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन द लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। यानी कि जो ब्रेन है या सेंट्रल नर्व सिस्टम है उनमें जो है उनमें ये जो इन्फेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विफेक्टिव जो है नेक्रोसिस बोलेंगे। फिर है सुपरफिशियल इन्फेक्शंस, अगर व्हेन इन्फेक्टेड कार्डियक वेल वेजिटेशंस एम्बोलाइज और व्हेन द माइक्रोब्स
seed necrotic tissues. In these cases, infection या infect is converted to an abscess with correspondingly greater infection response. ठीक है ना, कि इसका जो असर है वो बड़ा हो सकता है. ठीक हो गया. उसके बाद देखें फैक्टर जो कि इन्फेक्शन के ऊपर असरअंदाज होता है. पहला क्या है जी, एनाटमी ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई. तो अवेलेबिलिटी देखें, कोई भी ऑर्गन है जिसमें इन्फेक्शन हुई है तो सबसे पहले उसकी एनाटमी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि बॉडी में किस हिस्से पर पड़ा हुआ है, जो है उसको ब्लड सप्लाई किस तरह की मिल रही है. ठीक है ना. देखें एनाटमी ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई देखें. The availability of the alternative blood supply is the most important determinant of whether the blood occlusions will cause the tissue damage. अच्छा बेटा, वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी जगह पे टिश्यू डैमेज की वजह से ब्लड सप्लाई आपकी बंद हो भी गई है तो उस वक्त जो है उस एरिया को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी और बहुत अहम जो है वो जिम्मेदारी होती है. ठीक है ना. तो द लंग्स हैव एन ड्यूअल पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल आर्टीरियल ब्लड. लंग्स में क्या है कि इनमें ड्यूअल पल्मोनरी और ब्रोंकियल आर्टीरियल ब्लड सप्लाई आएगी जो कि प्रोटेक्ट करती है इनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से और इंड्यूस करवाती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इंड्यूस्ड इन्फेक्शन. बात समझ आ गई ना, कि जो ड्यूअल पल्मोनरी और वेनस जो ड्रेनेज है वो जो है वो बहुत बड़ी है और वो जो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इंड्यूस्ड इन्फेक्शन से बचाएगी. ताहम जो लिवर है विद इट्स ड्यूअल हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, लिवर की जो ड्यूअल हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन है और एंड द हैंड एंड फोर आर्म, हाथ की और जो आपका फोर आर्म है अगले वाला हिस्सा, मतलब कोहनी से आगे वाले जो हिस्सा है उसको कहते हैं फोर आर्म. ठीक है ना. तो विद देयर ड्यूअल रेडियल एंड अल्नर आर्टीरियल सप्लाई आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू. देखिए बेटा, आपकी जो बाजू है इसमें क्या है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना होता है. ठीक है ना. तो रेडियस और अल्ना की अलग अलग जो है वो ब्लड सप्लाई है. ठीक है ना. तो वो ये कह रहा है कि जो एरिया है या एनाटमी है वेस्कुलर सप्लाई की वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. कि अगर आपको जस्ट सिंगल ब्लड सप्लाई है तो जाहिर बात है जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्या होगा कि वो एरिया जो है वो नेक्रोसिस की जानब शुरू हो जाएगा. तो आपने ऐसे करना है कि वो एरिया जिनमें डबल ब्लड सप्लाई है कि एक अगर ब्लॉक हो भी जाए तो दूसरी जो है वो ब्लड सप्लाई काम आ सके. वो कहता है कि ये जो ड्यूअल ब्लड सप्लाई वाले जो ऑर्गन्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा अहम है. ठीक है ना. बहुत ज़्यादा जो है वो चाहते हैं बल्कि एरिया. फिर आ गई रेट ऑफ एक्लूजन्स. रेट कहते हैं रफ्तार को. स्लोली डेवलपमेंट एक्लूजन्स आर लेस लाइकली टू काज द इन्फेक्शन. जाहिर बात है जो स्लोली डेवलपिंग जो एक्लूजन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं करवाएंगी क्योंकि ब्लड सप्लाई जब बंद होगी तो ही इन्फेक्शन होगा. तो स्लोली डेवलपमेंट से ब्लड सप्लाई बंद ही नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता लगा हुआ. सो इसके अलावा क्या है कि स्मॉल इंटर आर्टीरियोरल एनास्टोमेसिस नॉर्मली विद द मिनिमल फंक्शनल फ्लो. ठीक है ना. इंटर कनेक्ट द 3 मेजर कोरोनरी आर्टरीज इन द हार्ट. ठीक है ना. वो कह रहा है कि ये ऐसा ऑर्गन, ये ऐसा सिस्टम है जो कि दिल की 3 बड़ी जो आर्टरीज है उनको ब्लड सप्लाई करता है. ठीक हो गया. तो क्या है कि इफ़ वन कोरोना, ठीक है ना, कोरोनरीज इज अक्लूडेड स्लोली, तो अगर आपके दिल की एक नाली जो है वो बड़ी स्लोली अक्लूडेड जो है वो हो गई है तो फिर क्या होगा. तो ये होगा कि फ्लो विद इन दीज कोलेटरल सर्कुलेशन में इंक्रीज. ठीक है ना. कि इस कोलेटरल सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो विद इन डेज में इसका इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है जी. और क्या है, इवन दो द लार्जर कोरोनरी आर्टरी इज इवेंचुअली एक्लूडेड. वो कहता है कि हत्ता कि जो लार्जर कोरोनरी आर्टरी है वो भी उसके अंदर भी जो है वो जम जाता है. फिर आज टिश्यू वल्नरेबल टू द हाइपोक्सिया. ठीक है ना. कि हाइपोक्सिया की जनरल टिश्यू जो है उनकी कैसी वल्नरेबिलिटी है. देखें, न्यूरॉन्स अंडरगो द इरिवर्सिबल डैमेज व्हेन डिप्राइव ऑफ देयर ब्लड सप्लाई फॉर 3 to 4 मिनट. न्यूरॉन्स है उनको अगर 4 से 3 मिनट जो है ब्लड सप्लाई ना मिले तो वो अपनी हालत को बिगाड़ लेते हैं. ठीक है ना. मायोकार्डियल cells are also quite sensitive and die after only 20 to 30 minutes of the ischemia. कि दिल के जो आपके दिल को जो ब्लड सप्लाई चाहिए, दिल के जो मसल्स हैं बेटा जी, वो कह रहा है कि अगर दिल के मसल्स काम करना छोड़ देंगे तो आपका जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा. ठीक है ना. इसके अलावा देखें, इन कंट्रास्ट फाइब्रो
blast within the myocardium remain viable even after many hours of ischemia। जबकि दूसरी जानब जो फाइब्रोब्लास्ट में जो है मायोकार्डियम के, वो कहता है कि जो मायोकार्डियम के फाइब्रोब्लास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा घंटे भी अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो जिंदा ही रहेंगे। अच्छा, इसमें सबसे इन्फेक्शन बेटा हमने डिस्कस किया और इसमें सबसे बड़ी टाइप थोड़ा सा मैं आपको बयान कर देता हूँ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को आप आमतौर पे हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये इंटरप्शन है ब्लड सप्लाई की उस हिस्से को, दिल के उस हिस्से को जो कि मतलब कि दिल को खून प्रोवाइड करता है, उसमें अगर इंटरप्शन आ जाए तो इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। काजिंग द हार्ट सेल्स, इससे क्या होगा, जो दिल के आपके सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। द मोस्ट कॉमन काज इज एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग। इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग की नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो जारी बात है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस मैस प्लेग विच इज अनस्टेबल कलेक्शन ऑफ द लिपिड्स एंड वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड वॉल्स लाइक जो है इसमें आर्टरीज के अंदर, ठीक है। इन लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको हम अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते मायोकार्डियल इन्फेक्शन को तो सफिशिएंट पीरियड के लिए, तो क्या होगा, इट कैन कॉज द डैमेज और डेथ थ्रू द इन्फेक्शन। ये फिर डेथ भी करवा सकता है और डैमेज भी करवा सकता है। फिर टिश्यू वल्नरेबिलिटी हो गया। अच्छा, ये बेटा आपको नजर आ रहा है, रिमोट किडनी इन्फेक्ट रिप्लेस्ड बाय द लार्ज फाइब्रोटिक स्कैर। टाइप्स देखें मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, बेसिक टाइप है, ट्रांसम्यूरल है, सब एंडोकार्डियल है, बेस्ड ऑन ईसीजी है, और इसके बाद एसटी एलिवेशन एमआई, तो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई स्टेम सेल। देखिए रिस्क फैक्टर कौन से हैं, नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में एज है, जेंडर है, जेनरिक फैक्टर्स हैं, रेस है, एथनिसिटी कहते हैं नस्ल को, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ठीक है ना, और इसके बाद डायबिटीज़ वेलाइटिस। तो ये ऐसी वजूहात हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जानब ले जाएंगे। दूसरा है नॉन मॉडिफाइडेबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में बेटा एथनिसिटी है, नस्ल है, जेंडर है, इसके बाद फैमिली और हैं, एज है, और तीसरा जो है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इसमें बेटा स्मोकिंग भी वो लोग करते हैं, उसके बाद अब्डोमिनल ओबेसिटी भी होती है, लेकिन ये देखें कि इसमें डायबिटिक पेशेंट भी हो सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले भी हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व। डायग्नोसिस कैसे करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, इस्कीमिया की, चेस्ट पेन की, लास्ट 20 मिनट्स की, चेंज इन द सीरियल ईसीजी ट्रेसिंग, मतलब ईसीजी में चेंज आना शुरू हो जाएगा, रेस एंड फॉल द सीरम कार्डिक बायोमार्कर्स, जो सीरम कार्डिक बायोमार्कर्स हैं उनकी कमी जाती हो जाएगी, जैसा कि क्रिएटिनिन काइनेज है, एमबी, ठीक है ना, एमबी फ्रैक्शन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है ना, क्रिएटिनिन काइनेज, एमबी फ्रैक्शन और ट्रोपोनिन, ठीक है ना, ये कार्डियो बायोमार्कर्स हैं। और इसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राम है, फिर चेस्ट डायफ्राम है, कार्डियोग्राफ है, चेस्ट कार्डियोग्राफ है, और इकोकार्डियोग्राम। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा फिर कि कौन कौन से डायग्नोसिस हैं, ठीक है ना, डायग्नोसिस जो हैं वो कौन कौन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। थैंक यू। देखिए बेटा डायग्नोसिस की जानब में दोबारा जो है वो जाते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ द इस्कीमिया, चेस्ट पेन फॉर लास्ट 20 मिनट, चेंजेस इन द ईसीजी, रेज एंड फॉल द सीरम कार्डिक बायोमार्कर सच एज द क्रिएटिनिन काइनेज एमपी, और इसमें देखें फ्रैक्शन और इंटरप्शन है, और कोरोनरी एंजियोग्राम है, चेस्ट कार्डियोग्राम है, और आखिर पे एंडोकार्डियल ग्राम है, ठीक है जी। ठीक है, ये आपका इन्फेक्शन था, हमने इन्फेक्शन को अच्छे तरीके से देखा, कैसी है, टाइप्स है, क्या क्या हो सकती हैं, और रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिसको नहीं समझ आई वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।